हेलो क्लास। ये पाइथन की 12th क्लास की पाइथन का इंट्रोडक्शन की क्लास है। तो कल हमने देखा था, सिलेबस का डिस्कशन किया था। उसमें हमने देखा था जो भी 12th क्लास के सिलेबस में सीबीएसई ने मेंशन किया हुआ है कि हमें जो भी हमने 11th क्लास में पाइथन का पार्ट पढ़ा वो हमें रिवाइज करना है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि हमने क्या क्या 11th क्लास में डिस्कस किया। फिर हमने देखा था प्रोग्राम की डेफिनेशन, प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। फिर उसके बाद देखा था हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो कि प्रोग्रामर को कोड करने में आसानी के लिए होती हैं। उनको कंपाइलर या ट्रांसलेटर कोई उनको कन्वर्ट करता है। जबकि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेज होती हैं जो कि मशीन के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बनी होती हैं, मशीन के को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकती हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। फिर हमने देखा था फीचर्स ऑफ पाइथन देखे थे। उसके बाद हमने देखा था दो पाइथन में वर्किंग के मोड, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड छोटे प्रोग्राम्स के लिए होते हैं, छोटे प्रोग्राम्स को हम आसानी से डिबग कर सकते हैं, पाइथन का सिंटैक्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन स्क्रिप्ट मोड जब हमें बड़े प्रोग्राम लिखने होते हैं तब हम स्क्रिप्ट मोड का यूज करते हैं। हम उनको एक फाइल में सेव करते हैं सारे कमांड्स को, और उस फाइल को .py एक्सटेंशन से सेव करते हैं। फिर हमने देखा था कैरेक्टर सेट क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था टोकन्स क्या होता है। तो टोकन्स जो होते हैं सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं प्रोग्राम के। तो टोकन्स क्या हो सकते हैं, या तो कीवर्ड होंगे, या आइडेंटिफायर होंगे, या लिटरल होंगे, या ऑपरेटर होंगे, या पंचुएटर होंगे। तो कीवर्ड और आइडेंटिफायर हमने कल देख लिए थे, लिटरल्स हम देख रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे। हम इसी पार्ट को आज कंटिन्यू करेंगे और ऑपरेटर को आज कंटिन्यू करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या था, किसी भी वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम, क्लास का नाम, मॉड्यूल का नाम, या किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम, उसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। कीवर्ड क्या होते हैं, ऐसे रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनको हम आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर की तरह यूज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी एक स्पेशल मीनिंग होती है जो कि पाइथन के इंटरप्रेटर को पहले से पता होती है। उसके बाद देखे थे हमने लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं, लिटरल्स हम ये देख रहे थे, लिटरल्स एक फिक्स्ड वैल्यू के डेटा आइटम्स होते हैं। तो कल हमने देखा था स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है, और उसके बाद हम स्केप कैरेक्टर देख रहे थे। हम उसी से आज कंटिन्यू करते हैं। कल हमने देखा था स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस होता है जिसको हम कोट्स के अंदर डिफाइन करते हैं। उसके बाद देखा था हमने कि मान लीजिए हमें इसको डबल कोट में प्रिंट करना है तो हमें कैसे करना होगा। तो उसके लिए एक बैकस्लैश का यूज करके हम कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे बैकस्लैश n और बैकस्लैश t का यूज कैसे करते हैं। बैकस्लैश n का मतलब होता है लाइन ब्रेक, और बैकस्लैश t मतलब एक टैब स्पेस। तो मैं पाइथन का सेल ओपन कर रहा हूँ, मैंने टाइप किया पाइथन, ये 3 एरोज दिख गए, मीन्स अब मैं इसमें पाइथन की कमांड्स को इनपुट कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मुझे टाइप करना है इंडिया इज ग्रेट। पहली लाइन में इंडिया, दूसरी लाइन में इज, और तीसरी लाइन में ग्रेट। मान लीजिए मैं पहले अभी एक लाइन में प्रिंट करता हूँ। मान लीजिए मैंने स्ट्रिंग करके कोई वेरिएबल लिया, इसमें मैंने इंडिया इज ग्रेट ऐसा लिखा। अभी मैं टाइप करता हूँ प्रिंट str। मैं इस स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहा हूँ, इंडिया इज ग्रेट प्रिंट हो गया। अभी मान लीजिए मैं एक स्ट्रिंग 1 लेता हूँ, इसमें मैं जो स्ट्रिंग असाइन करने जा रहा हूँ इंडिया, मान लीजिए मैं कोई स्पेस नहीं दे रहा हूँ, n बैकस्लैश n मैंने यहाँ पे लिखा, इज बैकस्लैश n ग्रेट, कोट्स एंड की मैंने। अभी मैं इसको वो करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, प्रिंट str1। तो ये 3 लाइंस में प्रिंट हो गया। तो बैकस्लैश n क्या करता है, एक लाइन ब्रेक देता है। इंडिया के बाद मैंने बैकस्लैश n लिखा, इंडिया के बाद एक लाइन ब्रेक, देन इज दूसरी लाइन में, इज के बाद मैंने बैकस्लैश n लिखा तो ग्रेट तीसरी लाइन में। अभी मान लीजिए मुझे बैकस्लैश टी एक टैब स्पेस देता है। मान लीजिए मैं str2 लिखता हूँ यहाँ पे, str2 इज इक्वल टू इंडिया बैकस्लैश टी इज बैकस्लैश टी ग्रेट। इसको जब मैं प्रिंट करूंगा स्ट्रिंग 2 को, तो
इंडिया, उसके बाद एक टैब स्पेस, देन इज, देन उसके बाद एक टैब स्पेस और फिर ग्रेट। तो ये हमारा प्रिंट हो गया इंडिया इज ग्रेट। तो हमने देखा \n और \t का यूज़। तो अगर हम देखें कि इंडिया इज ग्रेट की हम लेंथ काउंट करें हर कैरेक्टर की, तो ये पहला कैरेक्टर हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, बीच में एक स्पेस है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14। तो टोटल स्पेस मिला के टोटल 14 कैरेक्टर्स हैं इंडिया इज ग्रेट में। तो मान लीजिए मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ यहाँ पे। तो मान लीजिए मैंने इंडिया इज ग्रेट किस में लिया था, STR में लिया था। तो मान लीजिए मैं प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट लेंथ इज इक्वल टू लेंथ STR। तो लेंथ 14 आ गई, लेकिन मैंने STR1 में क्या किया है, \n दिया है और \n 2 बार दिया है। तो इसकी लेंथ 14 है, यहाँ पे मैंने \n दिया। मान लीजिए मैं STR1 को फिर से डिफाइन करता हूँ, STR1 इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ इंडिया, एक स्पेस दिया, \n, फिर मैं इसके बाद स्पेस नहीं दे रहा हूँ, इज, एक स्पेस दिया, \t, ग्रेट। तो यहाँ पे टोटल कितने कैरेक्टर्स हुए। यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली है कि \n और \t इनको एक कैरेक्टर ही माना जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं इंडिया, ये 5 कैरेक्टर हो गए, 6, ये 7, 8, 9, स्पेस 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो हमने यहाँ पे देखा था इंडिया इज ग्रेट में कितने कैरेक्टर थे, 14 कैरेक्टर थे। और यहाँ पे हमने उसमें क्या ऐड किया है, एक \n और \t यूज किया है। लेकिन मैंने बताया कि \n को भी एक कैरेक्टर मानेंगे, इसको 2 कैरेक्टर नहीं मानेंगे, और \t को भी पूरा एक कैरेक्टर मानेंगे। अभी मैं इसकी आपको लेंथ प्रिंट करा के दिखाता हूँ। मैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 प्रिंट करा रहा हूँ, तो 16। तो टोटल 16 इसकी लेंथ आ गई, \n एक एक्स्ट्रा लेंथ हुई और \t एक एक्स्ट्रा लेंथ हुई। फिर हम लिटरल कंटिन्यू करते हैं, न्यूमेरिक लिटरल। तो न्यूमेरिक लिटरल 3 टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये इम्यूटेबल होते हैं या अनचेंजेबल होते हैं। एक बार हमने किसी ऑब्जेक्ट में किसी न्यूमेरिक लिटरल को असाइन कर दिया, फिर हम उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब ये हुआ। फिर अगर हम चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट दोबारा क्रिएट होगा। तो इसके 3 टाइप हो सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। तो इंटीजर में सिंपल इंटीजर वैल्यू जा सकती हैं, फ्लोट में डेसिमल वैल्यू जाती हैं, और कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं। तो इंटीजर लिटरल हम देखते हैं कि इसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, और इसमें कोई कॉमा अलाउ नहीं होता। फिर इसको हम 3 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। न्यूमेरिक लिटरल को इंटीजर लिटरल को हम 3 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, या ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन, या हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो हम इनके सिंपल कमांड्स देख लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ x, उसकी वैल्यू मैं 5 असाइन कर रहा हूँ। दूसरा वेरिएबल मैंने लिया y, उसकी वैल्यू मैं 6 असाइन कर रहा हूँ। तो अभी मैं अगर लिखता हूँ प्रिंट a, सॉरी प्रिंट x लिखना था मुझे, प्रिंट x। तो x की वैल्यू 5 प्रिंट हो गई। मैंने यहाँ पे गलती से a लिख दिया था क्योंकि a डिफाइंड नहीं है, इसीलिए नेम a इज नॉट डिफाइंड ये करके एरर आई। तो यहाँ पे x की वैल्यू मैंने देखा 5, तो ये क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। और इसी तरीके से हम यहाँ पे ऑक्टल वैल्यू और हेक्साडेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ x, उसमें फिर से कोई वैल्यू असाइन करते हैं। तो जो ऑक्टल वैल्यू जो भी होती है उसको हम 0 और O उसमें प्रीफिक्स करते हैं। ऑक्टल वैल्यू में प्रीफिक्स होता है 0 और O, और हेक्साडेसिमल वैल्यू में प्रीफिक्स होता है 0 और x। तो हम यहाँ पे वही करते हैं, 0 O। मान लीजिए मैं यहाँ पे
55 लिखता हूँ, 0055 मीन्स ये ऑक्टल में है। ऑक्टल में इसको अगर आप कन्वर्ट करके देखेंगे तो ये, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 45। हम इसको प्रिंट कराते हैं अभी, प्रिंट एक्स, तो उसने डेसिमल में इसकी वैल्यू प्रिंट कर दी 45। मान लीजिए हम एक्स में ही अभी हेक्साडेसिमल वैल्यू असाइन करते हैं, उसके लिए प्रीफिक्स क्या था, 0x। 0x हमने प्रीफिक्स किया, इसका मतलब हम एक हेक्साडेसिमल वैल्यू इसको असाइन करने जा रहे हैं 0x68। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसकी वैल्यू जो डेसिमल में होती है वो होती है 104। तो अभी हम इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट x, तो इसने प्रिंट कर दी वैल्यू 104। तो ये हमारे न्यूमेरिक लिटरल कंप्लीट हो गए। न्यूमेरिक लिटरल में इंटीजर लिटरल कंप्लीट हो गया। अभी जो हमारा पार्ट बाकी है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल और जो बाकी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट आता है, जैसे 2.0, 3.14, ये पाई की वैल्यू है, या 0.5। तो जिसमें भी इस टाइप से डेसिमल पार्ट आ जाता है हम उसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बोलते हैं। तो हम इनको या तो सिंपल ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं x = 3.414, या हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 3.14 = 3.14 इंटू 10⁻1, ये 10⁻1 है। मान लीजिए मैं x लिखता हूँ, x = 3, मान लीजिए मैं इसको 10 टू द पावर फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, 3.14 E1। E1 का मतलब हुआ इसकी 10 की पावर 1। तो उसने इसको प्रिंट कर दिया 3.14। इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपने पढ़े होंगे, उसमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हम इसमें देखेंगे, हम एक रियल पार्ट ले लेते हैं, एक इमेजिनरी पार्ट ले लेते हैं और उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट प्रिंट करा के देखते हैं। मान लीजिए मैंने x में फिर से 5 असाइन किया, y में मैंने 6 असाइन किया, फिर मैं लिखता हूँ एक z वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें मैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर को असाइन करता हूँ। फिर अभी मैं प्रिंट कराता हूँ z का रियल पार्ट, z.real से। तो उसने प्रिंट कर दिया। इस यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसका रियल पार्ट 5 होगा। फिर मैं इसका इमेजिनरी पार्ट प्रिंट कराता हूँ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, z.imag से। तो ये प्रिंट कर देगा 6.0। फिर उसके बाद हमने देखा था बूलियन। बूलियन में केवल 2 वैल्यू आती हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। तो मान लीजिए मैं अगर लिखता हूँ x = ट्रू, तो यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि पाइथन जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसीलिए x = ट्रू मैंने लिखा। अभी मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ तो ये ट्रू प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर मैं x = स्मॉल में ट्रू लिख दूँ तो बोल देगा कि ट्रू इज़ नॉट डिफाइंड, ट्रू इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि उस केस में ये समझ रहा है ट्रू एक वैल्यू है जिसको हमने डिफाइन नहीं किया। फिर मान लीजिए इसी तरीके से मैं x = फॉल्स लिख सकता हूँ और फिर जब मैं x को प्रिंट करूँगा तो वो फॉल्स प्रिंट कर देगा। तो बूलियन केवल 2 तरीके की वैल्यू हो सकती हैं, या ट्रू या फॉल्स। तो इसमें t और f दोनों ये कैपिटल रहेगा। इसी तरीके से लिटरल होता है नन। तो नन एक तरीके से स्पेशल लिटरल होता है और इसका मतलब होता है कि ये 0 की तरीके से सेम नहीं होता, या फॉल्स नहीं होता, या एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होती। नन का मतलब होता है नन, इसका मतलब वो वैल्यू या तो नल है या वहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे मैं जैसे x को मान लीजिए नन डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट x लिखता हूँ तो x नन है, प्रिंट हो गया। तो नन का मतलब कि उसकी वैल्यू है ही नहीं। तो नन ना तो 0 होता है, ना फॉल्स होता है, ना एम्प्टी स्ट्रिंग होता है।
फिर अब हम देखते हैं पाइथन में सीक्वेंस। तो हमने स्ट्रिंग पहले ही देख लिया है, और लिस्ट हम देखते हैं। लिस्ट आप लोग आगे पढ़ेंगे। लिस्ट को हम एक लिस्ट को जो हम स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5,6,7। तो ये मैंने एक लिस्ट डिफाइन की। मान लीजिए मैं इसे एक आइडेंटिफायर में भी असाइन कर देता हूँ, x इज इक्वल टू 5,6,7 मैंने इसमें असाइन किया। फिर अभी मैं x का टाइप देखना चाहता हूँ, टाइप ऑफ x। तो ये क्लास कौन सी है? लिस्ट। इसी तरीके से जो हमारा दूसरा सीक्वेंस है वो टपल को जनरली हम राउंड ब्रैकेट्स में इनक्लोज करते हैं, जो ये वाले ब्रैकेट्स हैं। मान लीजिए मैं x को लिखता हूँ 1,2,3। यहाँ पे मैं टाइप x करता हूँ, तो ये क्या है? एक टपल टाइप का है। और फिर इसी तरीके से हम डिक्शनरी और सेट्स का यूज करते हैं, ये अभी आपको आगे पढ़ना होगा। फिर अभी हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स को। पाइथन में जब भी हमें कुछ दो वेरिएबल्स पे, जैसे हमें x और y को जोड़ना है या उनको कंपेयर करना है, तो उसके लिए हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो जैसे हम लिखते हैं x प्लस वाई, तो वहाँ पे x और y होता है ऑपरेंड, और प्लस जो होता है वो होता है ऑपरेटर। तो ऑपरेटर हमारे कई तरीके के हो सकते हैं, हम उन्हें देखेंगे, जैसे एरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर। हम इन सभी ऑपरेटर को आज की क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, एरिथमेटिक ऑपरेटर। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज होता है। तो इसमें जो हमारे ऑपरेटर यूज होते हैं वो मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं, फिर उनका डिस्क्रिप्शन और उनका सिंटैक्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो प्लस दो ऑपरेंड्स का सम करता है, उसको x प्लस वाई, माइनस दो ऑपरेंड्स को सब्ट्रैक्ट करता है, ये स्टार दो ऑपरेंड्स को मल्टीप्लाई करता है। ये सिंगल डिवीजन वाला सिंबल ये दो ऑपरेंड्स को डिवाइड करता है और उसका हमें फ्लोटिंग पॉइंट में रिजल्ट देता है। जो ये डबल डिवीजन का साइन है ये हमें फ्लोर वैल्यू देता है डिवाइड करने के बाद, और जो ये परसेंट सिंबल है ये हमें रिमाइंडर देता है जब हम डिवाइड करते हैं। तो हम इन सभी का एक एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए सबसे पहले हम प्लस का ही एग्जांपल ले लेते हैं। हम x को वैल्यू दे देते हैं 5, y को हम वैल्यू दे देते हैं 6। तो अभी हम इनको ऐड करके देखते हैं, x प्लस वाई, तो ये आ गया 11। अभी हम देखते हैं सब्ट्रैक्ट करके, तो हम लिखते हैं y माइनस x, ये आ गया 1। फिर हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, x स्टार y, तो 5 और 6 मीन्स 30 आ गया। फिर अभी हम सिंगल डिवीजन वाले सिंबल का यूज करते हैं। तो वो मान लीजिए हम 6 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 को 5 से मीन्स y डिवाइडेड बाई x, तो वैल्यू क्या आएगी 1.2। फिर हम डबल डिवीजन वाले सिंबल का यूज करते हैं y, ये हमें क्या देता है? ये हमें फ्लोर वैल्यू देता है। तो मान लीजिए मैं इसको करूँगा तो इसने हमें वैल्यू दी 1। अभी हम रिमाइंडर देखेंगे। मान लीजिए हम x% y यूज करते हैं, तो 5 को जब हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमें कितना मिलेगा? 5। ये तो हमारे हो गए सारे एरिथमेटिक ऑपरेटर। फिर आगे हम देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर दो वैल्यूज को कंपेयर करता है और उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट या ट्रू देता है या फॉल्स देता है। तो हम इसमें से कुछ देख लेते हैं, जैसे ये ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, ये सारे सिंबल यूज होते हैं। मान लीजिए मैं लिखता हूँ x ग्रेटर दैन y, तो x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 6 है। हम इंटरप्रेस करते हैं तो फॉल्स, क्योंकि x y से स्मॉल है। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ x लेस दैन y, तो ये वैल्यू देता है ट्रू। फिर हम लिख देते हैं x इज इक्वल टू y,
तो ये वैल्यू देता है फॉल्स। तो ये हो गया रिलेशनल ऑपरेटर, दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर या तो एंड और नॉट परफॉर्म करते हैं। तो जैसे हमने देखा होगा कि जब किसी दो चीज़ों का हम एंड करते हैं, दो बाइनरी वैल्यूज का, तो जब दोनों 1 होती हैं तभी उसका रिजल्ट 1 आता है। जब हम और करते हैं, जब दोनों 0 होती हैं तब उनका रिजल्ट 0 आता है। या नॉट क्या करता है, 1 को 0 कर देता है और 0 को 1 कर देता है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम x को ट्रू करते हैं और y को फॉल्स करते हैं। अभी हम इनका अगर एंड करेंगे x एंड y, तो एक ट्रू है एक फॉल्स है, मीन्स क्या आएगा, फॉल्स। और x और y करते हैं, x और y, तो इन दोनों में से एक ट्रू है तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। मान लीजिए हम नॉट करते हैं, नॉट x पहले ट्रू डिफाइन है, नॉट x क्या होगा, फॉल्स होगा। ये हमारे हो गए लॉजिकल ऑपरेटर। फिर अभी हम देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर क्या करते हैं, बिट्स पे काम करते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हम a करके एक वेरिएबल लेते हैं जिसको हम 10 डिफाइन करते हैं, b करके एक वेरिएबल लेते हैं जिसको हम 4 डिफाइन करते हैं, और इनका हम जो परफॉर्म ऑपरेशन कर रहे हैं बिटवाइज और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, a और b। तो इसका जो रिजल्ट आएगा मैं आपको बताता हूँ कैसे आ रहा है वो। इसका रिजल्ट आया 14, a और b का रिजल्ट आया 14। इसको हम देखते हैं कैसे आ रहा है ये। हमने a की वैल्यू क्या ली थी, हमने 10 ली थी, b की वैल्यू 4 ली थी। a को अगर आप बाइनरी में रिप्रेजेंट करें 10 को 1 0 1 0, b को अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे जो कि 4 था 0 1 0 0। तो अभी हम इनका जो हमने ऑपरेशन किया था वो लॉजिकल और किया था, तो हमें बिट बाय बिट ऑपरेशन करना होगा। मान लीजिए मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ, 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1। तो ये 1 1 1 0, तो हमें ये नंबर मिला 0 1 1 1। इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो 1 2 4 8 8 4 12 और 2 14, तो वही यहाँ पे रिजल्ट आया 14। तो इसी तरीके से बिटवाइज के आप बाकी ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। जब हम किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करनी होती है तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसके लिए जो सिंबल है इक्वल का सिंबल, अभी तक हम यूज करते भी आ रहे हैं इसका, जैसे x इक्वल टू वाई प्लस जेड। इसी तरीके से हम अगर प्लस इक्वल टू लिखते हैं, प्लस इक्वल टू का मतलब होता है कि अगर हम लिखते हैं x प्लस इक्वल टू y, इसका मतलब होता है x इक्वल टू x प्लस वाई। इसी तरीके x माइनस इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू x माइनस वाई। ये सब सिंबल्स हम यूज कर सकते हैं। तो मैं इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए x इक्वल टू 5, तो मान लीजिए मैं लिखता हूँ x प्लस इक्वल टू 6 लिख देता हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा, x इक्वल टू x प्लस 6। अभी मैं x की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ तो 11 हो गई। इसी तरीके से आप x माइनस इक्वल टू स्टार इक्वल टू डिवाइड इक्वल टू यूज कर सकते हैं। माइनस इक्वल टू का मतलब a इक्वल टू a माइनस b, a स्टार इक्वल टू b का मतलब a इक्वल टू a स्टार b, a डिवाइड बाई इक्वल टू b का मतलब a इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b। इसी तरीके से हम आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर भी पाइथन में यूज करते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर चेक करता है कि किन्हीं दो वेरिएबल्स की आईडी सेम है कि नहीं। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मान लीजिए हमने एक x वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू हमने दी 5। मान लीजिए मैंने एक y वेरिएबल दिया, उसकी वैल्यू दी मैंने 6। तो अभी मैं इन दोनों की आईडी चेक करता हूँ, आईडी ऑफ x। तो ये इसकी आईडी प्रिंट हो गई और मैं आईडी ऑफ y चेक करता हूँ, इसकी आईडी ये हो गई। हम देख रहे हैं कि दोनों के आईडी डिफरेंट है। तो
इज ऑपरेटर चेक करता है कि आईडी सेम है कि नहीं। तो अगर अभी मैं लिखूँ x इज y, तो इसने फॉल्स रिजल्ट प्रिंट किया। लेकिन अगर अभी मैं y को 5 असाइन कर देता हूँ, 5 असाइन कर दिया, अभी मैं इसकी आईडी प्रिंट कर रहा हूँ, आईडी ऑफ y। अभी आप देख रहे हैं इसकी x की आईडी ये है, y की आईडी ये है, तो दोनों सेम आईडी हैं। अभी मैं लिखता हूँ x इज y, इसने जो हमें रिजल्ट दिया ट्रू। इसी तरीके से हम इज नॉट यूज कर सकते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर में हम देखते हैं कि कोई एक वैल्यू उस सीक्वेंस में है कि नहीं। जैसे मान लीजिए हम एक लिस्ट डिफाइन कर लेते हैं। लिस्ट का नाम मान लीजिए मैंने x दे दिया, मान लीजिए इसमें 5 6 7 इनपुट किया और लिस्ट को क्लोज कर दिया। तो हम चेक करते हैं 5 इन x, मैंने ये लिखा, इंटरप्रेस किया तो उसने कह दिया ट्रू। इसी तरीके से मैं अगर 8 इन x लिखता हूँ तो वो उसमें नहीं है, तो उसने हमें रिजल्ट दे दिया फॉल्स। और इसी तरीके से हम नॉट इन का भी यूज कर सकते हैं, वो इन का अपोजिट है। तो आज की क्लास मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। थैंक यू।